हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं जनरल साइंस के 50 MCQ क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान के 50 ऐसे क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं ये। चलिए शुरू करते हैं, अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी फास्फोरस या फिर ऑप्शन डी आयोडीन। बताइए किसकी कमी से घेंघा रोग होता है। अगर आपको इसका राइट आंसर आ रहा हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो इसका राइट आंसर अपन देखते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयोडीन से घेंघा रोग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहाँ नीचे भी इसका राइट आंसर लिखा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे सामने, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। ऑप्शन ए फैराडे का नियम, ऑप्शन बी हुक का नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का नियम या फिर ऑप्शन डी आइंस्टीन का सिद्धांत। बताइए किस किस नियम पर आधारित है ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फैराडे के नियम पे। फैराडे के नियम पे जो है ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत का नियम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। रडार में जो उपयोग की जाती हैं तरंगे जो उपयोग की जाती हैं वो किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। ऑप्शन ए सूक्ष्म तरंगे, ऑप्शन बी इंफ्रारेड तरंगे, ऑप्शन सी इंफ्रासोनिक तरंगे या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रडार में किस तरीके की तरंग उपयोग की जाती हैं। सूक्ष्म तरंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म तरंग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन गति किससे मापी जाती है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन गति किससे मापी जाती है। ऑप्शन ए बैरोमीटर से, ऑप्शन बी एनीमोमीटर से, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर से या फिर ऑप्शन डी स्ट्रोबोस्कोप से। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी स्ट्रोबोस्कोप से। स्ट्रोबोस्कोप से जो है उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड की घूर्णन गति मापी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन जो है प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। ऑप्शन ए मच्छर, ऑप्शन बी मक्खी, ऑप्शन सी चूहा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए प्लाज्मोडियम परजीवी का उदाहरण वाहक कौन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मच्छर। मच्छर जो है वो प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए भौतिक अभिक्रिया, ऑप्शन बी रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन सी प्रतिवर्तित अभिक्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का कारण है, उदाहरण है। तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक केमिकल जो है केमिकल रिएक्शन की वजह से लोहे में जंग लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है। पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है। ऑप्शन ए 28 किलोमीटर पर मिनट, ऑप्शन बी 30 किलोमीटर पर मिनट, ऑप्शन सी 36 किलोमीटर पर मिनट या फिर ऑप्शन डी 50 किलोमीटर पर मिनट। बताइए पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 28 किलोमीटर पर मिनट। पृथ्वी की घूर्णन गति है 28 किलोमीटर पर मिनट।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बताइए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए डार्विन ने, ऑप्शन बी मैक्सवेल ने, ऑप्शन सी न्यूटन ने, या फिर ऑप्शन डी जॉनसन ने। बताइए निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने जो है विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए इसका ऑप्शन राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए डार्विन। डार्विन ने जो है विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी मेथेनाइक अम्ल, या फिर ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। बताइए चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी मेथेनाइक अम्ल। मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आप इसको मान लीजिए। इसमें देखिए लोहे के जंग लगने पर उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए कम हो जाता है भार, ऑप्शन बी भार बढ़ जाता है, ऑप्शन सी समान रहता है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भार बढ़ जाता है। लोहे में जब जंग लगती है तो उसका भार बढ़ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है। किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? ऑप्शन ए फोटोवोल्टिक सेल का, ऑप्शन बी डेनियल सेल का, ऑप्शन सी ड्राई सेल का, या फिर ऑप्शन डी गैल्वेनिक सेल का। तो बताइए सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फोटोवोल्टिक सेल का। फोटोवोल्टिक सेल के जरिए हम सौर ऊर्जा को जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? बताइए पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 1, या फिर ऑप्शन डी 9.8। बताइए पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का त्वरण का मान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। पृथ्वी के केंद्र पर जो है गुरुत्वाकर्षण का त्वरण का मान जो है 0 रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? हाइग्रोमीटर, क्रियोमीटर, पायरोमीटर, टेकोमीटर। बताइए कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कायरोमीटर को। कायोमीटर को जो है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कायोमीटर को कम तापमान को मापने वाला यंत्र कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? ये वाला क्वेश्चन भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, जिसको आप अच्छे से थोड़ा याद रखें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब देखते हैं इसके ऑप्शन क्या है। मनुष्य को सुनने की क्षमता कितनी होती है? ऑप्शन ए 20 Hz से लेके 2000 Hz तक, या ऑप्शन बी 20 Hz से 20,000 Hz तक, ऑप्शन सी 20,000 Hz से अधिक, ऑप्शन डी 200 Hz से
20,000 HZ तक। अब HZ जो है, HZ का फुल फॉर्म होता है हर्ट्ज। फ्रिक्वेंसी होती है जी, एक बेसिक तरीके की सुनने की क्षमता की फ्रिक्वेंसी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 20 HZ से लेके 20,000 HZ तक की सुनने की क्षमता होती है मनुष्य की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? बताइए। निर्वात में लोहा को और कागज को और पत्थर के टुकड़ों को एक साथ गिराया जाता है तो कौन जो है सबसे पहले सतह तक पहुंचेगा पृथ्वी की? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी कागज, ऑप्शन सी पत्थर, या फिर ऑप्शन डी तीनों एक साथ। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों एक साथ आएंगे। निर्वात में जो है तीनों एक साथ नीचे आएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? कांच का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? ऑप्शन ए क्वार्ट्ज, ऑप्शन बी माइका, ऑप्शन सी सिलिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिलिका। सिलिका जो है कांच का सबसे एक महत्वपूर्ण घटक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने है। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन ए मैक्सवेल ने, ऑप्शन बी पास्कल ने, ऑप्शन सी जॉन डाल्टन ने, या फिर ऑप्शन डी न्यूटन ने। बताइए पदार्थ का जो है परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था? तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने जो है पदार्थ के परमाणु का सिद्धांत दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन ए अपकेंद्रीय, ऑप्शन बी अभिकेंद्रीय, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपकेंद्रीय सिद्धांत पर जो है वॉशिंग मशीन कार्य करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी मीटर प्रति सेकंड, या फिर ऑप्शन डी ओम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर जो है आघूर्ण बल की एसआई इकाई होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। आपके लिए हम इसी तरीके की और वीडियो लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं 20 क्वेश्चन। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? अल्जाइमर जो रोग होता है वो मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क को, ऑप्शन बी हृदय को, ऑप्शन सी यकृत को, या फिर ऑप्शन डी फेफड़ों को। बताइए अल्जाइमर रोग किस अंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क को। मस्तिष्क को जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है अल्जाइमर रोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अस्थि मज्जा में अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हीमोफीलिया, ऑप्शन बी हेमेटोप्सिस, ऑप्शन सी ल्यूकेमिया, या फिर ऑप्शन डी पीलीस्थीमिया। चलिए अगर इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेमेटोप्सिस को अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को हेमेटोप्सिस कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 हमारे सामने है। फ्लोरोसेट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? फ्लोरोसेट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना, ऑप्शन बी विद्युत धारा के प्रभाव को बढ़ाना, ऑप्शन सी प्रतिरोध को कम करना, या फिर ऑप्शन डी प्रतिरोध को बढ़ाना। तो बताइए फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना। विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं? किसी एलिमेंट का परमाणु क्रमांक जो है, एटॉमिक नंबर जो है वो बराबर है लेकिन एटॉमिक मास अलग है, मतलब परमाणु क्रमांक बराबर है, परमाणु भार जो है भिन्न है, तो उसे क्या कहेंगे? उस तत्व को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समभारिक तत्व, ऑप्शन बी समस्थानिक तत्व, ऑप्शन सी सम न्यूट्रॉनिक, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या कहा जाएगा उसको? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समस्थानिक कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे सामने है। निम्नलिखित में से किस किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता? कौन सी ऐसी किरणें होती हैं जो रेडियो एक्टिविटी के दौरान जो है उनका उत्सर्जन नहीं होता? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ए अल्फा किरणें, बी गामा किरणें, सी बीटा किरणें, या फिर डी कैथोड किरणें। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैथोड किरणें। कैथोड किरणें जो है, कैथोड किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे सामने। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? ऑप्शन ए मस्तिष्क में, ऑप्शन बी हृदय में, ऑप्शन सी यकृत में, या फिर ऑप्शन डी फेफड़े में। बताइए पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क में। मस्तिष्क में जो है पीयूष ग्रंथि होती है। तो अगर आपको किसी सवाल का जवाब आ रहा हो तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट में उसका राइट आंसर लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 0.3%, ऑप्शन बी 0.03%, ऑप्शन सी 3%, या फिर ऑप्शन डी 30%। बताइए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है हमारे वायुमंडल में कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.03%। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको कोई सा क्वेश्चन ऐसा लगे जो कि गलत हुआ है तो आप कमेंट में बता सकते हैं उसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? बताइए चूने के पानी को दूधिया कौन सी गैस कर देती है? हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए प्रिस्टले ने, ऑप्शन बी कार्ल सिले ने, ऑप्शन बी विलियम हार्वेल ने, या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों ने। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ने। ऑक्सीजन की खोज जो है वो प्रिस्टले और कार्ल सिले दोनों ने की थी। इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे सामने है। कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है?
कितनी ऊंचाई पर जो है ऑक्सीजन की मात्रा नेगेटिव हो जाती, नगण्य होगी। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, इसके ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन ए 50 किलोमीटर पर, ऑप्शन बी 80 किलोमीटर पर, ऑप्शन सी 100 किलोमीटर पर, या फिर ऑप्शन डी 120 किलोमीटर ऊंचाई पर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 120 किलोमीटर ऊंचाई पर जो है ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे सामने है। हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है। पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो कितने भागों में बटा हुआ है। ऑप्शन ए 3 भागों में, ऑप्शन बी 4 भागों में, ऑप्शन सी 5 भागों में, या फिर ऑप्शन डी 6 भागों में। बताइए पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो कितने भागों में बटा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 भागों में। 5 भागों में बटा हुआ है पृथ्वी का वायुमंडल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। बताइए सबसे गर्म परत कौन सी है वायुमंडल की। ऑप्शन ए थर्मोस्फेयर, ऑप्शन बी मेसोस्फेयर, ऑप्शन सी आयनोस्फेयर, या फिर ऑप्शन डी स्ट्रेटोस्फेयर। बताइए कौन सी परत जो है सबसे ज़्यादा गर्म है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर जो परत है वो सबसे ज़्यादा गर्म परत है वायुमंडल की। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, या फिर ऑप्शन डी नियोन। बताइए सबसे हल्की गैस कौन सी है वायुमंडल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे सामने है। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है। तो मतलब वर्ल्ड की सबसे जहरीली गैस, दुनिया की सबसे जहरीली गैस कौन सी है। ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनाइट, ऑप्शन बी जाइलाइल ब्रोमाइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। बताइए सबसे जहरीली गैस कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जाइलाल ब्रोमाइड। जाइलाल ब्रोमाइड जो है दुनिया की सबसे जहरीली गैस है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है। पृथ्वी की पपड़ी पर जो है सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित दुर्लभ गैस कौन सी है। ऑप्शन ए आर्गन, ऑप्शन बी नियोन, ऑप्शन सी जीनॉन, ऑप्शन डी रेडॉन। बताइए पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है। इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर्गन। आर्गन जो है पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद होने वाली दुर्लभ गैस है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे सामने है। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नियोन, ऑप्शन डी आर्गन। बताइए सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। तो सबसे अधिक मात्रा में जो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है पृथ्वी की सतह पर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है। अब यहाँ पे मेटल की बात हो रही है। कौन सी धातु सबसे अधिक है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी तांबा, या फिर ऑप्शन डी जिंक। बताइए पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है। जैविक अम्ल कौन है।
ऑप्शन ए कार्बोनिक अम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। बताइए जैविक अम्ल कौन है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो एक जैविक अम्ल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे मुंह के पश्च भाग में स्थित ट्रांसिल का मुख्य कार्य क्या है? हमारे मुख के पश्च भाग में स्थित ट्रांसिल का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए लार का निर्माण करना, ऑप्शन बी रोगाणुओं का विनाश करना, ऑप्शन सी हार्मोन का स्वाहा करना, ऑप्शन सी खमीर का स्वाहा करना। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रोगाणुओं का विनाश करना। हमारे मुंह के पश्च भाग में स्थित ट्रांसिल का मुख्य कार्य है रोगाणुओं का विनाश करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? बताइए, ये तो आप बता सकते हैं। दो और दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अमलगम, ऑप्शन बी क्षारीय धातु, ऑप्शन सी उत्कृष्ट धातु या फिर ऑप्शन डी मिश्र धातु। तो ये देखिए काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर मिश्र धातु हो जाएगा। जब दो धातुओं के मिश्रण से बनने वाली धातु को मिश्र धातु कहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 हमारे सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन कौन करता है? ऑप्शन ए बूझा चूना, ऑप्शन बी बिना बुझा चूना, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन जी जिप्सम। बताइए कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिना बुझा चूना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डिटेक्टिंग का उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए भवनों की, ऑप्शन बी जीवाश्म की, ऑप्शन सी पत्थर की या फिर ऑप्शन डी शिशुओं की। बताइए किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जीवाश्म की आयु पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? बताइए लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? ऑप्शन ए पीला रंग, ऑप्शन बी लाल रंग, ऑप्शन सी सफ़ेद रंग या फिर ऑप्शन डी मैजेंटा रंग। बताइए कौन सा रंग बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीला रंग। लाल और हरे दोनों रंग को आपस में मिलाएंगे तो पीला रंग बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंहपका रोग होता है? बताइए खुरपका और मुंहपका रोग जो पशुओं में होता है वो किसके कारण होता है? ऑप्शन ए जीवाणु के कारण, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ के कारण, ऑप्शन सी विषाणु के कारण या फिर ऑप्शन डी कीट के कारण। बताइए किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं अपन। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी विषाणुओं के कारण। विषाणुओं के कारण जो है पशुओं में खुरपका और मुंहपका रोग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे सामने है। ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए आर्गन और मीथेन, ऑप्शन बी पारे का वाष्प और आर्गन, ऑप्शन सी हीलियम और पारे का वाष्प, ऑप्शन डी हीलियम और आर्गन। बताइए जो घर में जो ट्यूबलाइट लगी रहती हैं उनमें कौन सी गैस भरी होती है?
तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पारे का वाष्प और आर्गन। पारे का वाष्प और आर्गन जो है दो गैस जो होती हैं वो ट्यूबलाइट में भरी जाती हैं। चलिए, और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन देखते हैं। ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए, क्वांतनांक बिंदु के द्वारा। ऑप्शन बी, हिमांक बिंदु के द्वारा। ऑप्शन सी, गलनांक बिंदु के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ठोस की शुद्धता का निर्धारण जो है, ठोस की शुद्धता का निर्धारण जो है वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, गलनांक बिंदु के द्वारा किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए, संगीत के सिद्धांत पर। ऑप्शन बी, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। ऑप्शन सी, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, या फिर ऑप्शन डी, समांतरण बल के नियम पर। बताइए, भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, समांतरण बल के नियम पर। समांतरण बल के नियम पर जो है भौतिक संतुलन का सिद्धांत कार्य करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? बताइए, ऐसा कौन सा मेटल है जो कि चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ऑप्शन ए, सोडियम। ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम। ऑप्शन सी, पोटेशियम। ऑप्शन बी, प्लेटिनियम। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? तो देखिए, इसमें एल्यूमिनियम जो है वो हो ही नहीं सकता, आप इसको पहले ही हटा दीजिए। और ये जो दो जो मेटल दिए हैं इनका आपको ज़्यादा पता नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। सोडियम को जो है चाकू की मदद से आसानी से काटा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कितने तत्व मौजूद थे? नेचर में कितने तत्व मौजूद थे? ऑप्शन ए, 64। ऑप्शन बी, 65। ऑप्शन सी, 56, या फिर ऑप्शन डी, 46। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 56। न्यूलैंड के अनुसार जो है उस समय प्रकृति में 56 तत्व हुआ करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें स्थिज ऊर्जा होगी? स्थिज ऊर्जा किसमें होगी? ऑप्शन ए, बांध के पानी में। ऑप्शन बी, उड़ते हुए वायुमान में। ऑप्शन सी, गिरता हुआ नारियल में, या फिर ऑप्शन डी, उपयोग सभी में। बताइए स्थिज ऊर्जा किसमें होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांध के पानी में। बांध का पानी जो है रुका हुआ होता है, इसलिए उसमें स्थिज ऊर्जा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जी का मान ज्ञात किया था। जी का मान किसने ज्ञात किया था? ऑप्शन ए, न्यूटन ने। ऑप्शन बी, डाल्टन ने। ऑप्शन सी, जे थॉमसन ने, या फिर ऑप्शन डी, हेनरी कैवेंडिश ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेनरी कैवेंडिश ने जो है जी का मान ज्ञात किया था। ये जो है साइंस में क्या है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होता। काफ़ी सारे वर्ड जो है इंग्लिश में सही बोले जाते हैं, हिंदी में इनका प्रोनाउंसिएशन हो नहीं पाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को, इसका राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेनरी कैवेंडिश ने जो है जी का मान ज्ञात किया था। चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिए और इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट में बताइए अगली वीडियो आपको जो है किस टॉपिक पर चाहिए, या फिर आप कमेंट में ये कुछ इसमें क्वेश्चन मुझसे गलत आंसर भूल गया हो या गलत आंसर मैंने बता दिया हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन गलत था।
चलिए चल देखते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे फिर। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।